हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान विषय के बारे में हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, स्थिर विद्युत आवेश तथा चुंबकत्व। इसमें एक वैद्युत धारा के नाम से टॉपिक और है, उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी, है ना। काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए इसके 2 पार्ट कर दिए अलग अलग। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, वैसे कंप्लीट चैप्टर है स्थिर वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा तथा चुंबकत्व। अभी ये 2 पॉइंट इसमें शामिल हैं और वो पॉइंट अलग है आपका नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं स्थिर वैद्युत आवेश की। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी खोज की थी। और जो अगर हम इस टॉपिक को जैसे आवेश को समझना चाहें तो एक छोटे प्रैक्टिकल की सहायता से समझ सकते हैं कि प्लास्टिक का एक स्केल है। स्केल को अपने सूखे बालों में अगर हम रगड़ते हैं और फिर उससे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो उससे चिपक जाते हैं ना। तो इसमें जो विशेष गुण जो आता है रगड़ने की वजह से, यही चीज़ क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग है ना। जैसे जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ते हैं तो भी इसी प्रकार से उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर धनावेशित कांच की छड़ होती है और रेशम जो होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। ये पॉइंट आपको जैसे ध्यान रखना है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं ये। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो इससे कांच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पर धनावेश आएगा, है ना। और रेशम पर ऋणावेश की अधिकता हो जाती है, इसलिए कांच की छड़ धनावेशित और रेशम जो होगा, रेशम का टुकड़ा, वो ऋणावेशित हो जाएगा। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन आबनूस में आ जाते हैं, अतः आबनूस की छड़ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है तथा खाल इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें भी कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अंबर की भांति कांच, आबनूस, गंधक, लाख आदि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इस गुण के प्राप्त कर लेने पर वस्तु विद्युतमय हो जाती है अथवा आवेशित पदार्थ भी कह सकते हैं उसे। एक विद्युत आवेश से संबंधित जब हम बात करते हैं तो इसका एक संरक्षण का नियम भी आता है। इसको आप ऐसे समझिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाते हैं, है ना। जो भी हमने अभी एग्जाम्पल पीछे पढ़े, आबनूस की छड़ हो, चाहे कांच हो, चाहे आपका ये एक था इसमें अंबर नामक पदार्थ हो, तो ये सारी चीज़ें, इनमें से जब भी एक से अगर धनावेश निकल रहा है तो दूसरे पर उतना ही पहुंच रहा है ना। तो चार्ज जो है वो उतना ही सेम कंडीशन में है क्वांटिटी में, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता के कारण ऐसा होता है। अर्थात वैद्युत आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, और इसी को ऊर्जा संरक्षण आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। अगर वो धनावेशित है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है और प्रोटॉन वगैरह की संख्या ज़्यादा हो रही है। किसी वस्तु का ऋणावेशित होना परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये बताता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन वगैरह की तुलना में। विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं, ना कि प्रोटॉन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर C से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और वो भी निगेटिव में, है ना। प्रोटॉन का आवेश होता है पॉजिटिव में इतना ही, और एल्फा कणों का आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना पॉजिटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवेश के प्रकारों की। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है ना। एक आवेशित है और दूसरी कैसी? अनावेशित, तो वो आकर्षित कर सकती है लेकिन उसे प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। जब प्रतिकर्षण का गुण कब आएगा? जब दोनों ही आवेशित हों।
और वस्तुओं के आवेशित होने का जो एक मेन जो कॉज है या कह लो मेन क्वालिटी है, वो इसी बात से कंफर्म होगी कि वो आवेशित है। कब कंफर्म होगी? जब उनमें प्रतिकर्षण का गुण आ जाएगा। स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है? जब किसी चालक के पास कोई वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। यानी जब तक चालक के पास आवेशित वस्तु रखी हुई है तभी तक ये आवेशित रहेंगे ना, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R, तो F जो होगा वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के तथा व्युत्क्रमानुपाती होगा इसकी बीच की दूरी के वर्ग के। अब इन दोनों को आपस में मिला लेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला बनने के बाद फिर यहाँ से जब हम ये साइन हटाएंगे यहाँ से समानुपाती का, तो इसमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें, तो वो हमने यहाँ पर के ले लिया। ठीक है, के का यूज कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका कूलाम का नियम है ना, विद्युत क्षेत्र की। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। जैसे कोई मान लो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जहाँ पर जनरेट हो रहा होगा, जैसे ये, अगर इसके आसपास के क्षेत्र में जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी फील्ड को महसूस किया जाएगा ना, आवेश को महसूस किया जाएगा, वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। उसके बाहर नहीं होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक छोटा आवेश Q नोड रखते हैं, जिसे धन परीक्षण आवेश भी कहते हैं। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात E = F/Q नोड। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की ही दिशा होती है। विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव क्या है? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक बिंदु क्षेत्र बन जाता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में परीक्षण आवेश रखने पर उस पर एक बल कार्य करने लगता है। इस परीक्षण आवेश को क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहा जाता है और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यानी जैसे हमारे पास दो आवेश हैं, मान लो यहाँ से हम प्लस Q से और उस आवेश को ले जाना चाह रहे हैं Q नोट तक। ठीक है, और ये बिंदु हमारे दो अलग अलग है। जैसे एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे VA और ये पॉइंट है हमारा B। यहाँ पर जो विद्युत विभव है वो VA और यहाँ पर वो VB है। तो अंतर यानी डिफरेंस, दोनों विद्युत विभवों का जो अंतर होगा वो किए गए कार्य उस आवेश को ले जाने में, है ना, आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो W/Q नोट। अच्छा, VA - VB जो है ये डिफरेंस है, तो इसको हम डेल्टा V से लिख सकते हैं। तो डेल्टा V = हो गया आपका
एक सेकेंड, ये हो गया आपका डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट। ऐसे यहाँ से अगर डब्लू आपको फाइंड आउट करना है वर्क, तो डब्लू इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। अब ये आवेश जो आप लेके गए हैं इसको अगर आप लेट करते हैं क्यू, तो ये हो गया आपका डेल्टा वी इंटू क्यू। तो ये नीचे जो कंसेप्ट सॉल्व करके दिया है वो इसी प्रकार से, अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति यानी अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे हमने Q आवेश मान लिया है, तो इसलिए W इजिकल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, दो अलग बिंदुओं के विभव हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस लिखा हुआ है। चालक और कुचालक क्या होते हैं, विद्युत के चालक जिसमें विद्युत जो है फ्लो कर सके, तो तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, लवड़ों का जलीय विलयन, एल्युमिनियम आदि। और कुचालक क्या होते हैं, जैसे रबड़, कांच, प्लास्टिक, पोर्सिलिन और लकड़ी आदि। अब बात करते हैं चुंबकत्व की। चुंबक क्या है, ऐसे पदार्थ जो लोहे अथवा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो पदार्थ चुंबक से काले रंग का एक पत्थर है एशिया में, मैग्नीशिया शहर में पाया जाता है, उसको चुंबक नाम दिया गया था, है ना। मैग्नेट से हिंदी ट्रांसफर किया गया चुंबक। चुंबक के प्रकारों की अगर बात करें तो इसकी दो स्थितियां अलग अलग। अगर हम बात करें उसके जो बनावट की, अगर बात करें हम इसके स्रोत की, तो प्राकृतिक और कृत्रिम आधार पर हम इसे बांट सकते हैं। और अगर स्थायित्व के आधार पर समझें तो इसके दो प्रकार, स्थायी और अस्थायी चुंबक भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक जो होती है, इस चुंबक को खदानों से खुदाई में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम चुंबक जो है मानव द्वारा निर्मित की जाती है, जिसके लिए साथ में स्थायी चुंबक क्या है, यह चुंबक हमेशा के लिए चुंबकीय गुण रखती है। इसका चुंबकीय गुण कभी भी खत्म नहीं होता है। स्थायी चुंबक को निकिल, लोहा, कोबाल्ट आदि से बनाते हैं। अस्थायी चुंबक क्या है, इस प्रकार के चुंबक में चुंबकीय गुण तब तक रहते हैं जब तक कि उस पर चुंबकीय बल रहता है। मैग्नेटिक फोर्स हटाने पर उससे जो चुंबकीय गुण होता है वो निकल जाता है। जैसे लोहे की कोर या रोड पर तांबे की तार लपेटकर विद्युत प्रवाह करके अस्थायी चुंबक बनाई जाती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट भी कहते हैं। चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबक में दैशिक गुण होता है, दिशा की जानकारी मिल सकती है। चुंबक सदैव उत्तर की ओर, ध्रुव जो होते हैं इसके, और उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तर की ओर, दक्षिणी ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर रहता है। चुंबक लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण का गुण होता है। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जिनको नहीं करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उसके ध्रुवों की प्रबलता और प्रेक्षक की दूरी पर निर्भर करता है। चुंबक के ध्रुवों का एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, और चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण ही होता है। यानी कंफर्म करना है कि ये चुंबक है तो उसके लिए प्रतिकर्षण का गुण होना उसके अंदर जरूरी है। विद्युत चुंबक ये जो है एक तरीके का अस्थायी चुंबक है ना, जैसे लोहे की कील लेके उस पर हमने वायर लपेट के और उसको किसी शुष्क सेल या इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से उसमें चुंबकत्व के गुण पैदा कर सकते हैं। अभी इस कील से अगर हम कोई चीज़ लोहे की छीलन वगैरह चिपकाने का प्रयास करेंगे तो वो चिपक जाएगी, लेकिन अगर हम इसका ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, अगर हम इसका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद कर देते हैं, जैसे यहाँ से कुंजी लगी हुई है, अगर स्विच ऑफ कर दी हमने तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद होने से फिर इस पर कुछ चिपकेगा नहीं, है ना। तो ये विद्युत चुंबक है, जब तक काम करेगा जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। धारावाही प्रणालिका, इसमें क्या होता है, तार को किसी लोहे की छड़ वगैरह पे लपेट दिया जाता है, ये भी एक तरीके का विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है।
चुंबक का उपयोग क्या है? टेलीग्राफ, टेलीफोन यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर, जिनका उपयोग विद्युत यंत्रों जैसे पंखा, कपड़े धोने की मशीन आदि में किया जाता है। घंटी, लाउडस्पीकर, कल कारखानों में भारी स्टील एवं लोहे के टुकड़े सामानों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, शरीर के घाव एवं आँख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने में डॉक्टरों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ।